हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 23 दिसंबर 2025 ट्यूसडे। अगर हम देखें तो यहाँ पर यानी कि ये जो सेशन होता है इसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस, यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए, पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उससे पहले जो आपको यहाँ पर कल क्वेश्चन दिया गया था उसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि संसद द्वारा हाल ही में पारित शांति विधेयक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका जो आंसर था वो ये था, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था शांति विधेयक का। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ क्या है कि इंडिया न्यूजीलैंड कंक्लूड ट्रेड टॉक्स के बारे में है, यानी कि जो भारत और न्यूजीलैंड है मुक्त व्यापार समझौता यानी कि जो FTA होता है उसके बारे में न्यूज़ आई है। इसकी पृष्ठभूमि और घोषणा की बात करें तो 22 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने टेलीफोनिक बातचीत के दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA की वार्ताओं के सफल समापन की घोषणा की है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वार्ताएं जो है मार्च 2025 में लक्सन की भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई और मात्र 9 महीने में पूरी हो गई। यह विकसित देश के साथ भारत का सबसे तेज़ FTA है। ठीक है, FTA का क्या मतलब होता है? FTA का मतलब होता है यहाँ पर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यह मोदी सरकार का इस वर्ष का तीसरा FTA है जो कि UK और ओमान के बाद और हाल के वर्षों में 7वां UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, मॉरिशस के बाद। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम वर्षों की बात करें तो जो है UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, EFTA और मॉरिशस जो देश हैं इनमें तो वर्षों 1-2 वर्ष पहले ये चीज़ हो गई थी। यानी कि 1-2 वर्ष पहले जो है FTA हुआ था, यानी कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब क्या है अभी फ़िलहाल में जो यहाँ पर न्यूज़ है, यानी कि फ़िलहाल में जो क्षेत्र आते हैं उसमें UK और ओमान है। लेकिन अब UK और ओमान के बाद जो है ये तीसरा है और अगर हम वर्ष को देखें तो ये 7वां, यानी कि 4 ये और यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें आर्थिक महत्व और लक्ष्य को तो वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो माल व्यापार जो है वो लगभग 1.3 बिलियन USD, कुल जो सेवाएं सहित 2.4 बिलियन USD 2024-25 के अंदर है। यानी कि अगर हम सेवा सहित अगर हम कुल की बात कर रहे हैं टोटल की तो वो है 1.3 बिलियन USD। और अगर हम बात करें 2024-25 में 2024-25 की तो इसमें 2.4 बिलियन USD है। ठीक है, अब इसका जो लक्ष्य है वो है अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करना इसका लक्ष्य है। और न्यूजीलैंड की प्रतिबद्धता अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन USD का निवेश करना, जिसमें कि विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, इनोवेशन और रोजगार सृजन, यानी कि ये सारे काम इसके अंदर आते हैं और इन सारे क्षेत्रों में जो है यहाँ पर USD का निवेश होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के निर्यातों में वार्षिक जो है 1.1 से लेकर 1.3 बिलियन USD की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टैरिफ कटौती और बाजार पहुंच है उसमें भारत के लिए न्यूजीलैंड में सभी भारतीय निर्यातों पर 100% शून्य शुल्क पहुंच सभी टैरिफ लाइनों पर, यानी कि जितनी भी टैरिफ लाइनें होती हैं उनमें 100% शून्य शुल्क जो है वो जो चीज़ें भारत में से निर्यात होती हैं उन पर लगाया जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए क्या है तो भारत में 95% न्यूजीलैंड निर्यातों पर शुल्क हटाने की या फिर कमी करने की जो है 70% टैरिफ लाइनों पर लिबरलाइजेशन की गई है। इसके अलावा भारत की संवेदनशील क्षेत्रों की जो रक्षा है जिसमें कि डेयरी, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल आते हैं आदि पर जो है कोई रियायत नहीं होगी और किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक यहाँ पर कदम है ये। इसके अलावा इसमें लाभार्थी क्षेत्र कौन कौन से होंगे, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लाभ होगा, तो उसमें एक आता है श्रम गहन क्षेत्र जिसमें कि कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्र उत्पाद, रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल, यानी कि ये सारे जो क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा फार्मा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, रसायन, ये वाले क्षेत्र भी इसमें इनको भी लाभ होगा। इसके अलावा जो MSME होते हैं, किसान, कारीगर, महिलाएँ, युवा उद्यमी, इनको
उनको लाभ होगा। इसके अलावा सेवाओं की अगर हम बात करें तो जो IT सेवाएं होती हैं, फिर ITS जो सेवाएं होती हैं, जिसमें कि इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज, शिक्षा, फाइनेंशियल, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन में व्यापक पहुंच जो है यहाँ पर उपलब्ध होगी। यानी कि इतने सारे जो क्षेत्र हैं, इन सबको जो है यहाँ पर लाभ होने वाला है। इसके अलावा मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो भारतीय पेशेवरों के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा जो कि 5,000 कोटा अधिकतम 3 वर्ष का ठहराव इसमें किया गया है। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके लिए STEM में बैचलर या फिर जो मास्टर होते हैं, यानी कि मास्टर की डिग्री करनी हो, या फिर जो बैचलर है उसके बाद 3 वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि डॉक्टरल के लिए 4 वर्ष है। यानी कि अगर कोई जो है डॉक्टर वगैरह की वो करता है तो इसमें 4 वर्ष के लिए, और अगर कोई बैचलर करता है, यानी कि अगर चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या फिर बैचलर ऑफ साइंस हो, यानी कि BSc हो, BA हो, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर हो, यानी कि BCom हो, यानी कि कोई सा भी यहाँ पर बैचलर की जो डिग्री है अगर वो हो तो उसके अंदर उसके बाद जो है ना कि बैचलर के बाद अगर या फिर मास्टरी कर रहे हैं, यानी कि MA, MSc या फिर MCom, ये सारी जो डिग्री कर रहे हैं उनके बाद जो है 3 वर्ष पोस्ट स्टडी जो है वर्क राइट्स इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग जैसी कमी वाले क्षेत्रों में अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इंडो पैसिफिक रणनीति, यानी कि जैसे आप जानते होंगे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी रणनीति में न्यूजीलैंड के साथ मजबूत संबंध, जो कि क्वाड जो क्षेत्र होता है जिसमें कई देश शामिल हैं और नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत 2047, निर्यात विविधीकरण, निवेश आकर्षण, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण, ये सारे जो हैं यानी कि एकीकरण करना जो है इसका उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितताओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के बीच निर्यात बाजारों का विविधीकरण होगा। इसके अलावा लोक केंद्रित विदेश नीति जो है जिसमें कि रोजगार, स्किल मोबिलिटी, MSME सशक्तिकरण पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी जिसमें FTA में सस्टेनेबिलिटी और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा शामिल की जाएगी। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के निष्कर्ष के बारे में। आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? तो ये जो है यह FTA भारत की सक्रिय व्यापार कूटनीति का प्रमाण है जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देता है। समझौते पर हस्ताक्षर अगले 3 महीनों में लागू होने की उम्मीद है जो कि 2026 में होगा। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जो जैसे UPSC है या फिर स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि करंट अफेयर्स का रोल होता है, तो उन सब के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA की वार्ताओं के सफल समापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन USD निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो ये तो इसका ऑप्शन सही है। इसके अलावा समझौते के तहत न्यूजीलैंड में सभी भारतीय निर्यातों पर 100% शून्य शुल्क पहुँच प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। इसके अलावा भारत ने डेयरी उत्पादों सहित संवेदनशील कृषि क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी, ये भी इसका आंसर सही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो है D 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। जो न्यूज़ जो है वो इंडिया कोर सेक्टर के बारे में, यानी कि जो इसका ग्रो है एट 1.8% का है, जो कि नवंबर का ये डेटा है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, यानी कि भारत के कोर सेक्टर की नवंबर 2025 में वृद्धि कितनी हुई है। अगर हम देखें इसकी मुख्य बिंदुओं को, तो समग्र वृद्धि की बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का मुख्य सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ICI नवंबर 2025 में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले है। यह अक्टूबर 2025 के 0.1% से कम संकुचन से सुधार है। और सकारात्मक क्षेत्र की बात करें जिसमें कि सीमेंट आता है, स्टील, फर्टिलाइज़र, कोल, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा नकारात्मक क्षेत्र की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है उसमें 3.2% की मतलब कमी देखने को मिली। इसके अलावा नेचुरल गैस में 2.5% की कमी, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 0.9% की कमी, और इलेक्ट्रिसिटी में 2.2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा संचयी वृद्धि जो है यहाँ पर हुई है अप्रैल से लेकर नवंबर 2025 से 26 के बीच में, वो है 2.4%। पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.4% थी। यानी कि अगर हम देखें तो जो पिछला वर्ष था उसमें 4.4% थी और अब जो है ये 2.4% है। ठीक है,
अब हम देखें इसका ICI का महत्व क्या है, तो यह जो है IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेटेज रखता है और इसलिए औद्योगिक गतिविधि का ये प्रमुख संकेतक भी है। अब हम देख लेते हैं इसके 8 कोर सेक्टरों का प्रदर्शन जो कि नवंबर 2025 में YOY के तहत हुआ। इसमें सीमेंट की बात करें तो 14.5% जो है ज़्यादा हुआ, यानी कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है। निर्माण गतिविधियों जैसे कि सड़क है, हाउसिंग में तेज़ी का संकेत देखने को मिला। इसके अलावा स्टील जो है, स्टील में 6.1%, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती हुई है, मतलब 6.1% की बढ़ोतरी। और फर्टिलाइज़र में 5.6% की वृद्धि, जिसमें कि कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ने का संकेत है और रबी की फसल के लिए ये प्रमुख है। इसके अलावा जो कोल है उसमें 2.1% की वृद्धि, जिसमें कि ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संचय में यहाँ पर गिरावट भी आई है। इसके अलावा क्रूड ऑयल को देखें तो जो क्रूड ऑयल है वो 3.2% की इसमें गिरावट देखने को मिली, जो कि घरेलू उत्पाद में लगातार गिरावट है और आयात निर्भरता इसमें बढ़ी है, यानी कि क्रूड ऑयल जो होता है यहाँ पर लगातार गिर रहा है और इसी वजह से बाहर के देशों से हमें यहाँ पर आयात करना पड़ रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है वो 2.5% यहाँ पर मतलब कमी हो रही है, यहाँ पर गिरावट हो रही है, जो कि 17 महीनों से लगातार गिरावट होती ही जा रही है, जिस वजह से इस नेचुरल गैस का भी हमें आयात करना होता है और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 0.9% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जिसमें कि तेल की कम कीमतों और मांग में उतार चढ़ाव का प्रभाव नज़र आता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो तेल है इसकी जो कीमतें हैं लगातार यहाँ पर कभी मतलब बढ़ जाती हैं और कभी मतलब घट जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो तेल की कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। किस वजह से? क्योंकि इसमें जो है वो 0.9% की, यानी कि जो इसका उत्पादन होता है उसमें 0.9% की गिरावट हुई है इसी वजह से। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो होती हैं उसमें 2.2% की गिरावट देखने को मिली और सर्दी से जल्दी आने और कम मांग का प्रभाव यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा जो संचयी प्रदर्शन है अप्रैल-नवंबर 2025 से 26 के बीच में, तो इसमें जो है ये मजबूत हुआ है, यानी कि संचयी प्रदर्शन मजबूत हुआ है। किसमें? एक स्टील में 9.7%, सीमेंट में 8.2%, फर्टिलाइज़र में 1.3%, रिफाइनरी में 2.0%। ठीक है, ये तो हुआ मजबूत इन्हीं क्षेत्रों में। लेकिन कमज़ोर कहाँ पर हुआ है? कमज़ोर जो है वो कोल में 1.4%, क्रूड ऑयल में 1.3%, नेचुरल गैस में 3.0% और इलेक्ट्रिसिटी में 0.3%, यानी कि ये जो है यहाँ पर कमज़ोर ये वाले क्षेत्र में हुआ है और ये वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर मजबूत हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ को इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि ये जो न्यूज़ है जैसे कि आप जान रहे होंगे, समझ गए होंगे कि जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक्स की है। अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मतलब याद रखने ही चाहिए, वो है औद्योगिक विकास का संकेतक यहाँ पर नज़र आता है, यानी कि कोर सेक्टर IIP का लीड इंडिकेटर है। नवंबर में सुधार होने में से दिसंबर IIP में 3.5% से लेकर 4.5% की वृद्धि की उम्मीद है, ICRA का ये अनुमान है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट हुआ है, यानी कि सीमेंट और स्टील की मजबूत वृद्धि सरकार की इंफ्रा पुश, जिसमें कि सड़कें हाउसिंग आती हैं, उसको दर्शाती है। बजट में कैपेक्स बढ़ाने का प्रभाव भी यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां हैं, यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में गिरावट भारत की 88% क्रूड आयात निर्भरता को उजागर करती है। आत्मनिर्भर भारत को PNG रूल्स 2025 जैसी नीतियों की ज़रूरत है। और इसमें कृषि से अगर हम लिंक करें तो फर्टिलाइज़र वृद्धि, जब रबी सीजन यानी कि जो रबी की फसल होती है, और खाद्य सब्सिडी का सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। इसके अलावा मंदी के भी संकेत हैं, यानी कि जो अगर किसी भी हम चीज़ में देखें, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार में बिक रहा है तो उसमें अगर उसकी जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम वहाँ पर मंदी है, यानी कि मंदी इसमें आ गई। तो मंदी के भी संकेत हैं, जिसमें कि समग्र वृद्धि कम हुई है, यानी कि 1.8%, और ऊर्जा क्षेत्र में गिरावट, वैश्विक मंदी, कम तेल कीमतों और मौसमी कारकों जैसे त्योहारों में कम कार्य दिवस का प्रभाव दर्शाती है। इसके अलावा नीतिगत निहितार्थ क्या है इसका, तो सरकार को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, E&P निवेश, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2025 में भारत के 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI की संयुक्त वर्ष दर, यानी कि YOY वृद्धि दर क्या रही? तो इसका जो आंसर है वो है 1.8%। इसकी जो दर है वो यहाँ पर रही है, किसकी? 8 कोर इंडस्ट्री की। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखें इस की व्याख्या को, तो
व्याख्या क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में 8 कोर सेक्टर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की समग्र वृद्धि 1.8% रही। यानी कि टोटल यहाँ पर जो है एवरेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि इन सारे क्षेत्रों का। और यह अक्टूबर 2025 के 0.1% संकुचन से सुधार है। और अप्रैल से लेकर नवंबर तक 2025-26 की संचयी वृद्धि में 2.4% रही। और सीमेंट में 14.5%, स्टील में 6.1% ने उस सबसे अधिक योगदान दिया है। इसी वजह से जो है यहाँ पर हमें इतना देखने को मिल रहा है। जबकि ऊर्जा क्षेत्र जो है क्रूड ऑयल, गैस आदि में गिरावट रही। और ICIP को 40.27% वेटेज यहाँ पर रखता है और इसीलिए यह औद्योगिक गतिविधि का प्रमुख संकेतक भी है। अब हम देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ क्या है? उत्तराखंड सरकार भूमि हड़पने की घटना का मूक दर्शक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। यानी कि समाचार का सारांश को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। वह वन भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर कब्जे की मूक दर्शक बनी हुई है। मामला लगभग 2866 एकड़ वन भूमि से संबंधित है, जो दशकों पहले सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित की गई थी। 1950 में इस भूमि का कुछ हिस्सा ऋषिकेश की पशुलोक सेवा समिति को भूमिहीन परिवारों को आवंटित करने के लिए लीज कर दिया गया था। यानी कि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर टोटल भूमि है, यानी कि जो टोटल भूमि है इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पशुलोक सेवा समिति जो होती है, यानी कि एक उत्तराखंड में पशुलोक सेवा समिति है, उसमें जिनके पास जो ऐसे जौन से परिवार हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, तो उनको यहाँ पर बांट दिया गया था। ठीक है, अब समिति ने भूमि के पार्सल अपने सदस्यों को आवंटित किए और 1984 में समिति की लिक्विडेशन के बाद 594 एकड़ भूमि वन विभाग को सरेंडर कर दी गई और यह सरकारी वन भूमि में पुनः निहित हो गई। फिर भी 2001 में निजी व्यक्तियों ने इस भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और पुराने समझौते के आधार पर स्वामित्व का दावा किया और कोर्ट ने इसे व्यवस्थित रूप से हजारों एकड़ वन भूमि का हड़पना बताया है। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या टिप्पणियां रही और क्या कार्रवाई होगी, तो इसमें CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी वन भूमि के सामने ही व्यवस्थित हड़पे जाने के मूक दर्शक बने बैठे हैं। कोर्ट ने अनीता कंदवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि उन्होंने खुद ही इस पर जो है, स्वतः संज्ञान का मतलब होता है उन्होंने खुद ही यहाँ पर फैसला लिया है और मामले का दायरा बढ़ाया है। अंतिम निर्देश क्या है इसमें, तो कोई नया निर्माण इसमें नहीं होगा। निजी पक्षकार थर्ड पार्टी राइट्स नहीं बना सकेंगे, जिसमें कि बेचना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिबंध यहाँ पर लग जाएंगे और आवासीय घरों को छोड़कर सभी खाली भूमि का कब्जा वन विभाग और कलेक्टर यहाँ पर लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर जितनी ज़मीन यहाँ पर उनको दी गई थी, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं थी उनको यहाँ पर दी गई थी, तो उनको तो यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उनसे तो वापस उन ज़मीन नहीं ली जाएगी। लेकिन जो ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई है उस पर जो यहाँ पर कब्ज़ा बना हुआ है, तो उस कब्जे वाली ज़मीन को वन विभाग के जो लोग हैं वो और जो कलेक्टर हैं वो इसको यहाँ पर ले लेंगे। और उत्तराखंड के ऐसा जो है यहाँ पर अंतिम दिशा निर्देश आया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को तथ्य खोज समिति यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है और अगली जो सुनवाई है इस पे 5 जनवरी 2025 को होगी। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से किस तरीके से मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो इसमें संहिता और राज्य सरकार की जवाबदेही आती है। यानी कि वन भूमि जो है कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता केंद्र राज्य संबंधों और पर्यावरण संरक्षण में राज्य की भूमिका पर सवाल उठाती है। न्यायिक सक्रियता जो है सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हस्तक्षेप PIL और पर्यावरण मामले में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता की बात करें तो राज्य अधिकारियों की निष्क्रियता, इनके लैंड माफिया और कलोजिव डिक्रीज और प्रशासनिक मिली भगत के मुद्दों को उजागर करती है। और गुड गवर्नेंस की बात करें, यानी कि जो गुड गवर्नेंस होती है उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन की कमी दिखाई दी है। इसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करें, यानी कि जो ये जो मुद्दा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जो वन संरक्षण और अतिक्रमण है उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और गोडावरमन मामले 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। यानी कि ये सारे जो मामले हैं इनमें इनका उल्लंघन किया गया है इस मामले में। और हिमालय पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई दी, जिसमें कि उत्तराखंड में वन अतिक्रमण से भूस्खलन, बाढ़ और जैव विविधता हानि का खतरा बढ़ता है, जिसमें कि जो कैडर डिओडर यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स यानी कि मुख्य जो क्षेत्र हैं वो है कैडर डिओडर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जो हैं मुख्य रूप से यहाँ पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सतत विकास जो कि SDG 15 लाइफ ऑन लैंड जो है इसके बारे में वन कवर घटने से जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। और संबंधित मुद्दे की बात करें तो हाल के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान और हल्द्वानी रेलवे भूमि मामले से तुलना करता है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में। यानी कि लैंड माफिया और संगठित अपराध जो है वो व्यवस्थित लैंड ग्राबिंग से आंतरिक सुरक्षा को खतरा, माफिया पॉलिटिशियन नेक्सस यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जिसमें कि वन अतिक्रमण से उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि जितनी भी यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन की जो है आपदाएं देखने को मिल रही हैं वो इन्हीं की वजह से है। और 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी का सबक यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी की पॉइंट्स को देखें तो पर्यावरण संरक्षण और विकास का संतुलन एक इसमें उजागर होता है। और न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण की भूमिका यानी कि जो न्यायपालिका है उसने पर्यावरण संरक्षक की यहाँ पर भूमिका निभाई है। और राज्य सरकारों में संस्थागत सुधार की आवश्यकता है, जिसमें कि वन विभाग सशक्तिकरण और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा समाधान क्या हो सकता है इसका, तो सख्त कानून लागू करना और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स यानी कि FRA 2006 और रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है यहाँ पर यानी कि ये सारी जो चीज़ें अगर इनको लागू कर दिया जाए, यानी कि ये सारी जो स्कीम लाई गई थी अगर इनको यहाँ पर लागू कर दिया जाए तो इसका समाधान यहाँ पर हो सकता है। अगर हम देखें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें करंट लिस्ट जो है वो लिस्ट 3rd आती है और एंट्री जो है वो 17A के तहत आती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पर्यावरण मामले जिसमें कि TN गोडावरमन 1996 और सभी फॉरेस्ट को संरक्षण जो है यहाँ पर मिलता है। और उत्तराखंड जो है वो हिमालयी राज्य उच्च वन कवर करता है, लेकिन अतिक्रमण की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को वन भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित अतिक्रमण का मूक दर्शक बने रहने के लिए फटकार लगाई और मामले में स्वतः संज्ञान लिया। और इस मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड के किस अधिकारी को तथ्य खोज समिति गठित कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है मुख्यमंत्री और वन मंत्री या फिर मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य संरक्षक। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या क्या है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को इंक्वायरी कमेटी गठित करने और रिपोर्ट सबमिट करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यह मामला लगभग 2866 एकड़ वन भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है और कोर्ट ने अंतिम रूप से निर्माण रोकने, खाली भूमि का कब्जा वन विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं। स्रोत आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से ये खबर ली गई है। अब हम देख लेते हैं आज के एडिटोरियल को। पुतिन की भारत यात्रा और उसके परिणाम पर जो है MK नारायण का संपादकीय एडिटोरियल यहाँ पर आया है। एडिटोरियल क्या है, यह संपादकीय द हिंदू में 22 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन
ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 से 5 दिसंबर 2025 की भारत यात्रा यानी कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन और उसके बाद के प्रभावों का विश्लेषण किया है। यह संपादकीय भारत की विदेश नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और भारत रूस संबंधों की मजबूती और पश्चिमी दबाव और वैश्विक भू राजनीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यात्रा के महत्व को जाने और ऐतिहासिक संदर्भ को जाने तो भारत रूस के बीच शिखर सम्मेलन हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, जो अक्सर परिवर्तनकारी परिणाम देते हैं। पुतिन की यात्रा यूक्रेन युद्ध शुरू होने यानी कि 2022 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी, जो विश्व स्तर पर रुचि का विषय बनी। ऐतिहासिक उदाहरण को देखें तो 1971 के बाद संबंध मजबूत हुए और गोर्बाचेव युग से आगे बढ़े और पुतिन के कार्यकाल में और गहरे हुए। 2009 का उदाहरण क्या है, तो इसमें पुतिन ने भारत को दूसरा विमानवाहक पोत देने का जुर्माना माफ़ किया है। इसके अलावा यात्रा के दौरान प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, तो आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030 तक भारत को विविध, संतुलित और स्थायी बनाने का लक्ष्य और द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में पुतिन ने भारत को निरंतर ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया। रक्षा सहयोग में S-400 सिस्टम का महत्व 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल, Su-30 MKI और T-90 टैंक आदि भारत की रक्षा संरचना का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा की बात करें तो कुडनकुलम प्लांट के लिए ईंधन आपूर्ति और अन्य जो है, जिसमें कि श्रम गतिशीलता समझौता भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए रूस में ये अवसर है। और अगर हम देखें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता में रूस की भूमिका को उजागर करता है और व्यापार असंतुलन रूस के पक्ष में उसको संतुलित करने का प्रयास भी करता है। इसके अलावा अगर हम देखें यात्रा के बाद के प्रभाव को, तो यात्रा के बाद के कौन से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिले, तो यात्रा के बाद रूस ने भारत को S-400 सिस्टम के लिए $400 मिलियन का अपग्रेड कार्यक्रम अधिसूचित किया। 2025 में पहले घोषित अपग्रेड के ऊपर ये था और यह पश्चिमी दबाव, ट्रंप शासन के टैरिफ और प्रतिबंध के बावजूद संबंधों की मजबूती दिखाता है। इसके अलावा तेल आयात में कमी यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण 2025 में रूसी तेल आयात जो है वो घटा है। यानी कि भारत जो है जैसे रूस से तेल का आयात करता है तो वो उस तेल का आयात जो है यहाँ पर घटा है। अक्टूबर 2025 में 38% YoY की कमी यहाँ पर देखने को मिली। फिर भी रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति जो है वो पश्चिमी, विशेषकर जो अमेरिका है, उसके साथ संबंधों को संतुलित करते हुए रूस से लाभ उठाना यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा भारत रूस संबंधों की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी जो है वो, यानी कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर नज़र आती है। और विश्व स्तर पर रूस की अलग थलग पड़ने की कोशिशों के बावजूद भारत ने संबंध बनाए रखे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रूस जो है अब यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग हो चुका है। जितने भी देश रूस से तेल का आयात करते थे उन सब ने तेल का आयात करना बंद कर दिया है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि अभी भी तेल से जो रूस है उससे संबंध बनाए हुए है। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाया है और शांति की वकालत की है। व्यापार में वृद्धि की बात करें तो युद्ध से पहले 10 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में $68 बिलियन का यहाँ पर व्यापार हुआ और गुटनिरपेक्षता से बहु संतुलन की और भारत की विदेश नीति ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों में सहयोग करती है। इसके अलावा चुनौतियाँ क्या हैं और पश्चिमी दबाव भी यहाँ पर बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ जैसे कि आप जानते हैं कि 25% भारतीय वस्तुओं पर और द्वितीयक प्रतिबंधों पर प्रभाव यहाँ पर लगा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध जो है भारत पर दबाव की रूसी तेल खरीद कम कर रहे हैं। फिर भी भारत ने वाणिज्यिक विचारों पर आधारित नीति अपनाई है और वॉशिंगटन घोषणा यानी कि जो US इंडिया को 21वीं सदी की परिभाषित साझेदारी के बावजूद रूस से मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। ट्रंप शासन के साथ भारत US संबंधों में तनाव आया है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का परीक्षण भी यहाँ पर नजर आता है। अगर हम देखें संपादकीय का मुख्य संदेश क्या है, तो इस एडिटोरियल का जो मुख्य संदेश है वो है भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। पश्चिमी दबाव के बावजूद मजबूत जो संबंध यहाँ पर बने रहे और रहेंगे और यह संपादकीय भारत की संतुलित विदेश नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है।
अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया प्रमुख आर्थिक दस्तावेज जो द्विपक्षीय व्यापार को विविधतापूर्ण और संतुलित बनाने तथा 2030 तक $100 बिलियन लक्ष्य प्राप्त करने का रोड मैप प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रसिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन टिल 2030 प्रोग्राम 2030। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसकी व्याख्या की बात करें तो ये कार्यक्रम यात्रा का मुख्य आर्थिक परिणाम था जो व्यापार असंतुलन दूर करने, ऊर्जा रक्षा, कनेक्टिविटी और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। संपादकीय में भी इसी पर की चर्चा है, यानी कि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030 तक के रूप में की गई है। यह पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है और अन्य विकल्प या तो गलत हैं या पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं, यानी कि बाकी के जो यहाँ पर विकल्प दिए गए या तो ये गलत हैं या फिर ये पूर्ण रूप से यहाँ पर अभी लागू नहीं है। अब हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये अगर इसका आंसर नहीं आता है तो फिर आप इसका जो आंसर है वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 भारत में आयोजित हुआ और इसका थीम क्या था? यानी कि जैसा कि आप जानते हैं थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका थीम क्या था? थीम यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन है इसके इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या फिर रेस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, या फिर एडवांसिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर क्लाइमेट गोल्स, या फिर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।